की मोनोपोली है, ठीक है। इसके हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि ये कौन सी है, स्ट्रक्चरल बैरियर है। ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला है तो बताएं। स्ट्रक्चरल बैरियर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक, सॉरी एक रह गया, एक्सपर्टीज। आपके पास कोई खास किस्म की टेक्निक है, आपके पास कोई ये खास किस्म की टेक्निक है, उसको हम कहते हैं एक्सपर्टीज। यानी आपके पास जैसे शायद अगर किसी को इल्म है तो पुराने वक्त में हार्ड डिस्क जो 40 जीबी की होती थी, जब तक ये लैपटॉप शैपटॉप नहीं थे, 40 जीबी की जो हार्ड डिस्क होती थी वो बड़ी महंगी होती थी, और अगर वो टूट जाती थी तो रिपेयर नहीं होती थी। तो फी सेंटर में एक ही बंदा बैठा था जिसकी एक्सपर्टीज थी, जो उसको भी रिपेयर कर लेता था, कि उसके अंदर से प्लेटें निकाल के सारा डाटा रिकवर हो जाता था। तो ये एक्सपर्टीज एक ही बंदे के पास वो एक्सपर्टीज थी। अब तो खैर ये आम हो गई है। जब ये शुरू शुरू में कंप्यूटर के हवाले से बात करें, जिसको हम कहते हैं 40 जीबी तक जब आपका कंप्यूटर आता था, उसके बाद फिर ये इंक्रीज होना शुरू हो गई। फिर तो जाहिर बात है इसमें चीजें भी चेंज हो गई, डाटा केबल भी चेंज हो गई, साटा वगैरह हर चीज चेंज हो गई। तो आपके पास कोई खास किस्म की एक्सपर्टीज है जो किसी और के पास नहीं है, इसको भी कहेंगे स्ट्रक्चरल बैरियर्स। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चरल बैरियर्स होते हैं जिसके जरिए आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं या कायम रख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक बैरियर क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक बैरियर क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक बैरियर के हवाले से बात करें तो हम कहते हैं, इसके लिए उसने लिखा हुआ है मेक एंट्री हार्डर। अब नीचे इसकी एग्जांपल है, नई फर्म के लिए एंट्री मुश्किल कर दो, उसके लिए लाइसेंस लेना मुश्किल कर दो, उसके लिए कॉपीराइट्स लेना मुश्किल कर दो, इस तरह की कोई गेम चला दें तो ये स्ट्रेटेजिक है। जैसे वो मैंने अभी एग्जांपल भी दी थी कि आप इतनी कीमत कम कर देते हैं जिसकी वजह से कोई मार्केट में सरवाइव कर ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, तो मजबूरन उस फर्म को मार्केट छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये स्ट्रेटेजी उन्होंने ऐसी बना ली है। फिर है लीगल। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लें जरा। मार्केटिंग ऐसी कर दें, अब देख लें, आप मार्केटिंग के जरिए सिम बेच रहे होते हैं, मार्केटिंग के जरिए यूनिलीवर की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच रहे होते हैं, सर्फ वगैरह डिटर्जेंट्स, ये उसके जरिए बेच रहे होते हैं। तो इसका मतलब है ये सारी की जरिए सारी हकीकत में एक ही चीज होती है। टूथपेस्ट की बात करें, ये सारी एडवर्टीजमेंट है उसके जरिए बेच रहे हैं। हकीकत में कोलगेट पेप्सोडेंट कभी भी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट है जिसके जरिए हमारे घरों में ये चीज इस्तेमाल होती है। ये डॉक्टर रिकमेंडेड नहीं है। इसका मतलब है ये स्ट्रेटेजी लोगों की ऐसी बनाई हुई है, उन्होंने इश्तेहारबाजी ऐसी की हुई है कि लोग कहते हैं यार ये चीज सबसे अच्छी है। ठीक है। लीगल, कानूनी तौर पर लीगल का मतलब है गवर्नमेंट की तरफ से हमने कोई लाइसेंस ले लिया हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से हमने कोई लाइसेंस ले लिया, इसको कहते हैं इन्फोर्स्ड बाय लॉ। इन्फोर्स्ड बाय लॉ। अभी इन्फोर्स्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है? इन्फोर्स्ड बाय लॉ का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी जो बैरियर्स हैं, ठीक है, कानूनी तौर पर बन गए हैं, आपको पेटेंट राइट्स मिल गए हैं, आपको कॉपी राइट्स मिल गए हैं, आपको लाइसेंस मिल गया है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि जी आपके पास बैरियर आ गए हैं, आपके ने बैरियर जो है वो क्रिएट कर लिए हैं। तो ये बेटा है लीगल बैरियर्स। ठीक है, तो लीगल तीन किस्म के बैरियर्स हैं। डेफिनेशन एग्जाम्पल, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर के आ सकते हैं, 3 या 6 नंबर के, यानी हर बैरियर दो दो किस्म का दे दे। यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछें। पेटेंट राइट्स क्या होते हैं बेटा? ये जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्निक होती है ना, जैसे पेप्सी बनाने वाले एक फार्मूला यूज करते हैं, ये फार्मूला किसी और को नहीं दिया जा सकता, ये राइट्स हैं। ठीक है, इसी तरह गवर्नमेंट कहती है कि जी गवर्नमेंट ने एक खास किस्म की डाई होती है, मशीन होती है जिससे नोट छापे जाते हैं, वह नोट छापने की जिम्मेदारी सिर्फ स्टेट बैंक की है। तो स्टेट बैंक के अलावा कोई भी नोट नहीं छाप सकता, तो ये गवर्नमेंट ने उसको राइट्स दिए हुए हैं, गवर्नमेंट ने उसको पेटेंट राइट्स दिए हुए हैं, यानी वो इस तरह की मशीन कोई और नहीं बना सकता, उस तरह की जो डाई है नोट छापने वाली कोई और नहीं बना सकता। कॉपी राइट्स लाइसेंस भी यही होते हैं, मैंने किताब लिखी है, मेरे अल्फाज मेरे न्यूमेरिकल कोई और बंदा यूज नहीं कर सकता, ये पेटेंट राइट्स हैं, ये कॉपी राइट्स हैं। एक बंदे ने कोई मेडिसिन बनाई है, वो मेडिसिन
सेम नाम से कोई और बंदा यूज नहीं कर सकता, फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा उसको। तो ये सारे पेटेंट राइट्स होते हैं। स्ट्रक्चरल एक्सप्लेन कर दें। स्ट्रेटेजी क्या होता है, आप अपनी कॉस्ट में कमी ले आए, कॉस्ट कम कर लें, जो मर्जी तरीका अडॉप्ट करें, कॉस्ट कम कर लें। कोई भी तरीका लगा के अगर कॉस्ट कम होती है, या तो बड़े पैमाने पर खरीद लें तभी कॉस्ट कम हो जाएगी, या आप एक बंदे से पहले सामान खरीद रहे थे, अब आपने किसी दूसरी जगह से सामान सस्ता खरीदना शुरू कर दिया है, इस तरह की कोई भी कॉस्ट कम हो जाए तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल बैरियर्स। बुक में जैसा लिखा है वैसा ही लिख देना आपने, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मैंने तो सिर्फ स्केच बनाया है, अल्फाज सारे बुक वाले ही हैं, सारे के सारे अल्फाज बुक वाले ही हैं, तो ये अपनी तरफ से नहीं लिखना आपने। हाँ, लॉन्ग वहीं तक था, पॉइंट टू नोटिस तक। ओके हो गया। अगर नोट छाप सकते हैं तो खसारा क्यों है, ठीक है, अगर नोट छाप सकते हैं तो खसारा इस वजह से है कि बेसिकली प्रिंटिंग ऑफ मनी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उसके बदले आपको 33% का गोल्ड रिजर्व में रखना पड़ता है। ये खैर अभी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर सारे जिससे हमने नए नोट छाप दिए, हर बंदा मार्केट में खरीदार बन जाएगा। सारी बात है, मेरे पास पहले कम नोट थे, अब ज्यादा नोट आ गए हैं, तो मार्केट में चीजें डिमांड होगी। अगर मैं बैंक के पास चला गया कि भाई मुझे शेयर दे दें, बॉन्ड्स दे दें, जो भी गवर्नमेंट की चीजें हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसके बदले मुझे कोई ना कोई रिजर्व तो मेरे पास होना चाहिए ना, कि जो बंदे लोन लेने आए हैं, जो बंदे अपना सामान लेने आए हैं, तो मेरे उनको पैसे वापस कर सकूं, तो वो पैसों के लिए गोल्ड रिजर्व में रखना पड़ता है। ये खैर अभी आगे जाके पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 में यही चीजें पढ़नी हमने, गोल्ड रिजर्व में क्यों रखा जाता है, करेंसी नोट क्यों नहीं छापे जाते। आदिल मैंने बताया स्ट्रेटेजी क्या होती है, आप हार्डर कर देते हैं एंट्री, नई फर्म का आना मुश्किल कर देते हैं, उसका जीना आराम कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लें, कोई इदारा बन गया, कोई पंजाब फूड अथॉरिटी का एक इदारा बन गया, अब पंजाब फूड अथॉरिटी को हम लोगों ने कह दिया, या किसी भी शख्स को हमने कह दिया जो गवर्नमेंट की तरफ से था कि यार ये बंदा ना मेरे साथ कंपेटिटर है, इसको बंद करवा दो, कोई कंप्लेन करवा दूंगा, कोई भी मसला हो जाएगा, तो मैं उसको कह करवा के बंद करवा देता हूँ। तो मैंने उसके लिए एंट्री मुश्किल कर दी हुई है, मैंने उसके लिए एंट्री ही मुश्किल कर दी हुई है। जैसे आप देखें, जितने भी आप ये बॉटल्स वाले हैं, ये नहीं कर सकते प्रोड्यूस, ठीक है। सोप की बात करें, आप देखें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यूनिलीवर की हैं, फिर इसी तरह आप उसकी खुश्क दूध की बात कर लें, ठीक है, नेस्ले का है, डिटर्जेंट्स की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली एंट्री हार्ड की हुई हैं, नई फर्म बड़ी मुश्किल से मार्केट में आ सकती है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक बैरियर्स। खैर आगे चलते हैं। एडवांटेज, ये आ सकते हैं पेपर में, पिछले अटेम्प्ट में नहीं आए। एडवांटेज क्या होते हैं, पहले नंबर पर है बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ा था ना आपने, बड़े पैमाने पर कारोबार करना, कॉस्ट में पढ़ा था। डोमिनेंट डोमेस्टिकली अलाउ फॉर इंटरनेशनल कंपेटिटिव, जब आपकी मोनोपोली है लोकल, तो आप क्या करेंगे, उसी पैसे को बाहर जाकर आप कंपटीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वापडा की मोनोपोली है पाकिस्तान में, तो वापडा इंडिया को या जो भी उसके नेबर्स हैं उनको बिजली सप्लाई कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी मोनोपोली अपने मुल्क में कामयाब है कि नहीं है। हमारे मुल्क में वापडा भी खसारे में जा रहा है, बेशक मोनोपोली है उसकी। लीगल रह गया था, चलें लीगल मैं बता देता हूँ। लीगल एक बच्चे ने पूछा है कि आपने कोई राइट्स ले लिए, कॉपी राइट्स ले लिए हैं गवर्नमेंट से, आपने स्टाम्प बनवा लिए कि ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ। जैसे गंदम की प्रोडक्शन है, वीट है, तो आपने कह दिया सिर्फ वीट की प्रोडक्शन मैं ही कर सकता हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अब ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है वो देख लें। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये कमाते ही सुपर नॉर्मल है, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने जानबूझकर क्वांटिटी कम बेचनी है ताकि उनकी कीमत ज़्यादा रहे। अब ये जो ज़्यादा मुनाफा वो कमाते हैं, उसको वो रिसर्च के जरिए इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च करके डेवलपमेंट करके, ताकि लोग क्या चाह रहे हैं। आप देखते होंगे जितनी भी ये सारी फॉरेन कंपनीज हैं, ये सर्वे क्यों करवाती हैं, अक्सर आपने देखा होगा घरों घरों में जाके वो सप्लाई कर रहे होते हैं कि जी हमने नया प्रोडक्ट निकाला है, हमने कम कीमत में निकाला है। होता क्या है कि उनकी कोशिश ये होती है एक दफ़ा कस्टमर कस्टमर इस्तेमाल करे,
कोई भी डिटर्जेंट है, कोई भी इस तरह की चीज़ है जो रूटीन लाइफ में हम ख़वातीन हमारी घर में हमारी सिस्टर्स हमारी मदर्स इस्तेमाल करती हैं, तो वो कहता है कि जी वो चीज़ें एक दफ़ा आप घरों में भेज दो, अगर लोगों को पसंद आ जाएगी ना तो लोग खरीदना शुरू कर देंगे मार्केट से। तो वो कम कीमत पर रख के मार्केट में लोगों के घरों घरों में जाके वो चीज़ जो है वो बेची जाती है। तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को इस्तेमाल किया जाता है मजीद मुनाफा कमाने के लिए। फिर फोर्थ पॉइंट है एबल टू टेक लॉन्ग टर्म अप्रोच। ये लॉन्ग टर्म अप्रोच है, यानी मोनोपोली एक दफ़ा बन जाए तो जल्दी ख़त्म नहीं होती, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, उसको तोड़ ही नहीं सकते आप। तो ये फ़ायदे होते हैं कि ये मोनोपोली लॉन्ग टर्म होती है। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं, कंपेटिटिवनेस हो सकती है, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है, दोबारा बता देता हूँ। वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है एक टेक्निक से किसी दूसरी टेक्निक पर जाना जो पहले से सस्ती हो। जैसे हम अपने मुल्क में ये देख लें, अमेरिका जितनी भी चीज़ें थी अपने मुल्क में बना रहा था, पहले लिखा हुआ होता था मेड इन यूएसए, मेड इन जापान, मेड इन मलेशिया, लेकिन अब सारी चीज़ों के पीछे एक ही चीज़ लिखी होती है, मेड इन चाइना। वो चीज़ आपके अपने मुल्क में मुश्किल महंगी बन रही है, चाइना वो सस्ती बना के दे रहा है, वही चीज़ सस्ती बना के दे रहा है, तो आप कहते हैं यार बेहतर है हम चाइना से बनवा लें। इसको कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह आपको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो, ठीक है। प्रेडेटरी प्राइसिंग भी वो यही होती है कि आप कंपैरिजन करते हो कीमतों में, वो जो कीमतों का जो डिफरेंस होता है उससे आप फायदा उठा लेते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का मतलब होता है रिसर्च, मैं लिख देता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ, एटीएम कार्ड्स। रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जांपल देता हूँ, एटीएम कार्ड्स। पहले एटीएम कार्ड नहीं होते थे, सिर्फ चेक के जरिए ट्रांजैक्शन होती थी, चोरी होने का खतरा होता था, ठीक है। फिर इसी तरह गुमने का खतरा होता था, बड़ी बेशुमार वारदातें होती थी, क्योंकि एक चेक के जरिए हर बंदा निकलवाएगा तो ज्यादा पैसे निकलवाएगा। अच्छा, एटीएम ने वो मसला भी सॉल्व कर दिया। अगर आप 500 चाहिए 500 एटीएम से यूज कर लें, 1000 चाहिए 1000 यूज कर लें, आप ज्यादा भी अमाउंट यूज कर सकते हैं, कम भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने रिसर्च की है कि क्या चाहिए, लोग डिमांड क्या कर रहे हैं। फिर आप देखें एक नया फेज आ गया हुआ है जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल में पैसे रख के इजी पैसा यूज करते हैं, जैज कैश यूज करते हैं। तो ये बेसिकली रिसर्च ही हो रही है ना। पहले कागजी कार्रवाई होती थी, फिर कंप्यूटर सिस्टम आ गया, फिर एटीएम कार्ड्स आ गए, अब आप मोबाइल से सारे ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। कम पैसे लग रहे हैं आपके, कम खर्चा हो रहा है, घर बैठे बैठे हर चीज पेड हो रही है, घर बैठे बैठे आपको पैसे मिल रहे हैं, कहीं जाना नहीं पड़ रहा। संडे को भी आप जाके ले सकते हैं, अदरवाइज सैटरडे संडे बैंक बंद होता है, आप नहीं जा सकते चेक के लिए। तो इसलिए आप सैटरडे को भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 12-1 बजे रात को भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सुबह फजर के टाइम भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट होती है जिसके जरिए आपको फायदा पहुंचाया जाए और अपना मुनाफा भी। अब देखें बैंक बैठे कितना कमा रहे हैं, एटीएम से बड़ा पैसा कमा रहे थे। अब हर साल एटीएम चार्जेस कटते हैं, हर साल एटीएम चार्जेस कटते हैं। तो वो जो एटीएम चार्जेस हैं, जितने भी उनके पास बैंक हैं, जो लोगों ने पैसा रखवाया हुआ है, या जितने एटीएम कार्ड इशू करते हैं, तो उनके पास करोड़ों में पैसा आ जाता है हर साल, सिर्फ एटीएम कार्ड उन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन बैंकिंग कर दी है। तो खैर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी। डिसएडवांटेज, नुकसान, क्या नुकसान होता है मोनोपोली का, क्या नुकसान होता है। पहले उसने कहा हुआ है आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड, इसमें क्वांटिटी कम बेची जाती है, पहला मसला तो ये होता है। दूसरा मसला प्राइस इज हायर देन कंपेटिटिव मार्केट, जो कीमत है ना वो जानबूझ कर ज्यादा रखी जाती है। जाहिर बात है मार्केट में जब भी शॉर्टेज करोगे तो कीमत ज्यादा होगी। कंज्यूमर के लिए चॉइस कम होती है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी कहते हैं सारिफ की मर्जी, सारिफ की मर्जी नहीं चलती। जहां पर भी मोनोपोली होती है तो अपनी मर्जी करता है, वो अपनी मनमानी करता है। सारिफ किसको कहते हैं, कंज्यूमर को। चले मैं यहाँ पर कंज्यूमर लिख देता हूँ, कंज्यूमर की मर्जी नहीं चलती। जो प्रोड्यूसर चाहेगा जितनी कीमत चाहेगा वैसी रखेगा, वापडा जितना मर्जी बिल भेज दे। अक्सर बात ऐसे भी होता है गलत बिल आ जाता है, लेकिन हमें पे करना पड़ता है भाई, हम मीटर नहीं कटवा सकते, मजबूरी है। यूपीएस भी उसका अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि यूपीएस की बैटरी भी चार्ज होती है बिजली से, इसी तरह सोलर सिस्टम की बैटरी भी चार्ज होती है बिजली से। तो ये चीज़ें सारी बेसिकली हमें बिजली के साथ ही चलना पड़ता है, इसलिए हम वापडा की मोनोपोली है, हम मना नहीं कर सकते उसको। ये देख लें एडवांटेज और डिसएडवांटेज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि पिछली अटेम्प्ट में मोनोपोली से एक सवाल आ चुका हुआ है, तो ये लॉन्ग में
आया तो 4 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आता, क्योंकि 4 ही फायदे हैं, 4 इसके नुकसानात हैं। ये चीज एमसीक्यूज में आ सकती है। इनएफिशिएंसी क्या होती है? इनएफिशिएंसी क्या होती है? मैं यहां पर फिर स्केच बनाने लगा हूं, देख लें। बैरियर्स कितने थे? 3। इसी तरह इनएफिशिएंसीज भी 3 होती हैं। इनएफिशिएंसीज भी 3 होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है टेक्निकल, एक होती है प्रोडक्टिव, और एक होती है एक्स इनएफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? बेहतरी। इनएफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? नुकसान। तो इनएफिशिएंसी किसको कहते हैं? इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी कहते हैं यार ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ये इनएफिशिएंट है, ये हड्राम है। अब ये क्या मसले मसाइल होते हैं इसमें? पहली होती है टेक्निकल, दूसरी प्रोडक्टिव, तीसरी एक्स इनएफिशिएंसी। पहले पढ़ने लगे हैं टेक्निकल इनएफिशिएंसी क्या होती है। लिखना वही है जो बुक में लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने बताया 3 किस्म की होती है। मोनोपोलिस्ट को पता है, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। व्हेन अ फर्म इज नॉट प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम आउटपुट, आपने भी तो पढ़ा है, यहाँ पर ये मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करते फ्रॉम द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, यानी अपनी कॉस्ट कम करने की कोशिश ही नहीं करते। यार खैर है, कोई बात नहीं, मोनोपोली है ना, देखी जाएगी। तो ये होती है टेक्निकल इनएफिशिएंसी, इनकी सिर्फ डेफिनेशन करनी है बस, नीचे एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी ये क्या होती है? वेयर द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड इज नॉट अचीव्ड एट द लोएस्ट रिसोर्स कॉस्ट पॉसिबल। जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो मिनिमाइज नहीं हो सकती, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो मिनिमाइज नहीं हो सकती, इसको कहते हैं प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर आप कॉस्ट के वाले से बात करें तो ये प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी है, और अगर आप आउटपुट के वाले से बात करें तो ये टेक्निकल इनएफिशिएंसी है। ठीक है, मिनिमाइज और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल है। उसके बाद अगर आप रिसोर्सेज के वाले से बात कर रहे हैं तो ये प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी है, यानी आप पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेस रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी है। तीसरी होती है एक्स इनएफिशिएंसी। ये कौन सी होती है? मैंने कहा सिर्फ डेफिनेशन करनी है बस, कोई एग्जाम्पल कोई चीज नहीं बतानी है आपने। ये होती है एक्चुअल और ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। एक्चुअल बिहेवियर कौन सा होता है? आप लोगों ने डायग्राम पढ़ी है ना अभी एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट पे यहां तक प्रोडक्शन होती है, हकीकत में यहां तक होनी चाहिए, क्वांटिटी इतनी हो, प्राइस इतनी हो। मगर ये मोनोपोली वाले लोग क्या करते हैं, जानबूझकर कम क्वांटिटी बेचते हैं। कम क्वांटिटी बेचने का फायदा क्या होता है? प्राइस ज्यादा मिल जाती है। अब ये देखें, ये वाली आउटपुट कौन सी है? एक्चुअल जो होनी चाहिए। ये कौन सी है? जितनी इस वक्त बेच रहे हैं। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है ना, इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, इसको कहते हैं एक्स इनएफिशिएंसी। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। ये देखें, डिफरेंस बिटवीन द एफिशिएंट बिहेवियर। एफिशिएंट बिहेवियर क्या था? जो नीले कलर से क्यू बेच रहा है वो, ये एफिशिएंट बिहेवियर था, लेकिन उसने एफिशिएंट बिहेवियर से चीज नहीं बेची। एंड द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ फर्म, उसने किस बिहेवियर से बेची है? ये वाला ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है। तो एक्चुअल का और ऑब्जर्व्ड का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं वो एक्स इनएफिशिएंसी है। तो सिर्फ ये नाम के साथ डायग्राम उसको रटा मारना है आपने डेफिनेशन को, बस और कुछ नहीं करना। ठीक हो गया, याद रहेगी बात। यहां तक कोई मसला है तो पूछ लें, यहां तक कोई मसला है तो पूछ लें, कोई परेशानी वाली बात है तो बता दें। ये बेसिकली एमसीक्यूज में आया तो आएगा, अदरवाइज ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एमसीक्यूज तक आ सकता है, लॉन्ग में नहीं आएगा, पक्की बात है। ठीक है, ओके। ये चीज पिछली अटेम्प्ट में पेपर में आ चुकी है, इसका मतलब है इस अटेम्प्ट में ये चीज नहीं आती, लेकिन बार बार फिर वही बात है कि एमसीक्यूज में आ सकती है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लॉन्ग में सवाल नहीं आएगा, पक्की बात है। ये आएगा तो शॉर्ट में आ सकता है, यानी शॉर्ट कह रहा हूँ, एमसीक्यूज में आ सकता है। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था पिछले अटेम्प्ट के लिए, लेकिन इस अटेम्प्ट के लिए नहीं है, क्योंकि ये आ चुका हुआ है पेपर में, लेकिन जाहिर बात है एमसीक्यूज आ सकता है। डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं फर्क करना। डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं फर्क करना। प्राइस का फर्क कैसे हो सकता है? अब जरा 3 बातें ध्यान से पढ़नी है आपने।
द एक्शन ऑफ सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, क्या होना चाहिए? सेम प्रोडक्ट। दूसरे नंबर पे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बायर। तीसरे नंबर पे डिफरेंट प्राइसेस। अब जरा ये तीन बातें समझें। एक ही चीज है, एक ही चीज है, लेकिन वो मुख्तलिफ लोगों को बेची जा रही है, मुख्तलिफ लोगों को बेची जा रही है और मुख्तलिफ कीमतों पर बेची जा रही है। क्यों बेची जा रही है? ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। अब इसकी एग्जांपल समझ लें, इसकी एग्जांपल समझ लें। प्रॉफिट मैक्सिमाइज की क्या एग्जांपल होती है? तो पहले नंबर पर है सेम प्रोडक्ट। आप अक्सर मैच देखने जाते हैं, लाहौर में या किसी जगह पे भी मैच हो रहा है, एक ही स्टेडियम है, एक ही स्टेडियम में डिफरेंट इंक्लूजर बने होते हैं, एक ही मैच देखना है, लेकिन किसी की टिकट महंगी है, किसी की कम है। दूसरी एग्जांपल, जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कुछ सीट होती हैं जिसको वीआईपी सीट्स कहते हैं, कुछ नॉर्मल सीट्स होती हैं। एक ही जगह पे जाना है लेकिन फिर भी कीमतों में फ़र्क है। दूसरी नंबर पे आपने बॉल पॉइंट परचेज किया, वही बॉल पॉइंट उर्दू बाज़ार में सस्ता है, यहाँ पर वो महंगा है। चलें उर्दू बाज़ार को छोड़ें, एक चीज़ आपने शर्ट परचेज की है, सेम शर्ट की कीमत डीएचए में डिफरेंट है, अनारकली में डिफरेंट है, दोनों के रेट का फ़र्क है, चीज़ एक ही है। तो ये होती है मोनोपली, ये होती है मोनोपली। एक ही चीज़ को मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ रेट के साथ बेचा जाए। इसकी एक एग्जांपल दूंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। पठान के साथ जो भी ट्रेड करते हैं आप, शूज़ खरीदते हैं, जॉगर्स, कोई भी चीज़ आप खरीद लें, जैकेट, उसका हर बंदे के साथ रेट डिफरेंट ही होता है। एक ही चीज़ होती है लेकिन वो मुख्तलिफ रेट के साथ बेच रहा होता है। इसका मतलब है इसको कहेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त ये है, ये सिर्फ काम कौन कर सकता है? मोनोपोलिस्ट। अब ये तो सिर्फ समझाने के लिए बातें की हैं, असल में बात अब बताने लगा हूँ जो आपने पेपर में लिखनी है। पेपर में आप देखें, जैसे वापडा घरेलू सार्फिन को बिजली मुख्तलिफ रेट की देता है, 17 रुपए का यूनिट है मेरे ख्याल से, 17-18 का। लेकिन अगर हम कमर्शियल सेक्टर की बात कर लें, फैक्ट्रियों को यही बिजली का यूनिट 25 रुपए का देता है, वही बिजली है। हाउस होल्ड को, कंज्यूमर को वो चीज़ सस्ती बेच रहा है और कमर्शियल सेक्टर को वो चीज़ महंगी बेच रहा है। तो ये एग्जांपल है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। लेकिन इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त क्या है? मोनोपली होनी चाहिए। अगर मोनोपली नहीं होगी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कभी भी कामयाब नहीं होगी। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए? मार्केटें भी मुख्तलिफ होनी चाहिए। एक ही जगह पर आप एक जैसी कीमत नहीं रख सकते, तो मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ रेट के साथ अगर बेचे और वो भी वो मोनोपलिस्ट, इसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है बेटा? याद रहेगी बात। तो इसकी डेफिनेशन बस कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि डेफिनेशन आ सकती है पेपर में जो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज जो लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, बस एमसीक्यूज के लिए कॉन्सेप्ट देख लें। ये तीन शर्तें होनी चाहिए। फिर है कंडीशंस। ये मोनोपली कब होगी? अगर मोनोपली पावर होगी तो। दूसरे नंबर पे इलास्टिसिटी का फर्क होगा। इलास्टिसिटी का फर्क क्यों होगा, ये पॉइंट जरा समझे। तीसरा पॉइंट तो बता दिया, मार्केटें सेपरेट होंगी। अच्छा ये समझ लें जरा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। एक जगह पे मार्केट की जो डिमांड है ना, मैंने अभी एक बात कही थी, मैंने कहा था अनारकली में वही शर्ट वही जैकेट सस्ती है और डीएचए में या लिबर्टी में वही शर्ट वही जैकेट जो है वो महंगी है। क्यों? क्योंकि अनारकली में देखें, वहां पर जितने भी लोग जाते हैं वो गाड़ी वाले नहीं जाते, क्योंकि गाड़ी लेकर जा नहीं सकते, जगह कंजस्टेड सी है। या शाह आलम मार्केट की बात कर लें, शाह आलम मार्केट में गाड़ियों वाले लोग नहीं सेल परचेज करने जाते, वहां पे सिर्फ होलसेलर जाते हैं। ठीक है, लेकिन डीएचए में बात कर लें, लिबर्टी में बात कर लें, यहाँ पर गाड़ी में जाते हैं शॉपिंग करने, गाड़ी का शीशा नीचे किया, चीज ली, कीमत की कोई बार्गेनिंग नहीं की। इस वजह से इस तरह की मार्केटों में रेट हमेशा ज्यादा ही होता है। और जहाँ पर बार्गेनिंग होती है, जहाँ पे पूरी मार्केट होती है, वहां पर आपका रेट थोड़ा कम होता है। शाह आलम मार्केट में रेट कम होता है। ठीक है, वहां पर गाड़ियां लेके जा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि गलियां वहां पे छोटी छोटी हैं। तो होलसेलर की बात करें, अनारकली की बात कर लें, हिजरा बाजार की बात कर लें, डीएचए की बात कर लें, बड़ी मार्केट है, लिबर्टी की बात करें, बड़ी मार्केट है, फिर ये जितने भी आपके हाइपर स्टार वगैरह पैकेजेस मॉल हैं, ये बड़ी मार्केट्स हैं। तो जहाँ पर ज्यादा अमीर तबका आ जाता है,
जहां पर अमीर तबका जाता है वो बार्गेनिंग नहीं करता, जहां पर जरा मिडिल क्लास तबका जाता है वहां पर बार्गेनिंग होती है। इसका मतलब है मार्केटों में इलास्टिसिटी का फर्क होता है, मार्केट में इलास्टिसिटी का फर्क होता है, लेकिन शर्त यही है मोनोपोली होनी चाहिए, वरना फिर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। मोनोपोली होगी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। खैर इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में नहीं आएगा ये सवाल, डायग्राम रहने की जरूरत नहीं है इसकी समझने की। तीसरी चीज पढ़ने लगे हैं ओलिगोपोली। अभी तक हमने क्या पढ़ा है मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक पढ़ा आपने परफेक्ट कंपटीशन, एक आपने पढ़ा मोनोपोली, एक आपने पढ़ा जो आप पढ़ने लगे हैं ओलिगोपोली, एक आपने पढ़ा जो इसके बाद पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया, मोनोपोली पढ़ लिया, अब हम ओलिगोपोली की बात करने लगे। ओलिगोपोली बहुत आसान है, ओलिगोपोली में मुश्किल नहीं है, ओलिगोपोली में कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान सी चीजें हैं। अच्छा एक पॉइंट मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर इसका जो है पॉइंट वो दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, जिसमें इलास्टिसिटी और डिमांड के हवाले से उसने बात किया है, बच्चे ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से उसने डिस्कस किया है, ठीक है। अब ये इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होती है उसको देख लें। ओलिगोपोली की अगर हम बात करते हैं तो ओलिगोपोली में क्या होगा, सॉरी एक क्वेश्चन था, इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होगी। बेटा इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होती है, जिस बच्चे ने सवाल पूछा है वो सुन ले। बेसिकली मोनोपोलिस्ट क्या करता है, जो अमीर मार्केट होती है ना, जहां पर अमीर तबका जाता है वहां पर वो कीमत ज्यादा रखता है, और जहां पर गरीब तबका जाता है, जहां पर गरीब तबका जाता है वहां पर वो कीमत कम रखेगा। अब जहां पर उसने कीमत कम रखी है क्या होगा, जहां पर उसने कीमत कम रखी है क्या होगा, वहां पर ज्यादा लोग खरीदने आएंगे कि यार ये चीज सस्ती है। अच्छा यहां से मुनाफा उसने कमा लिया। दूसरी साइड की बात करें, दूसरी साइड की बात करें, दूसरी साइड में क्या होगा, अगर उस दूसरी साइड की बात करें जो अमीर तबके वाली मार्केट है, जो महंगी मार्केट है, वहां पर उसने कीमत कम रखी, वहां पर कीमत ज्यादा रखी हुई है। जहां पर कीमत ज्यादा रखी है वहां पर कम क्वांटिटी बिकेगी, क्योंकि वो थोड़े से लोग ही आएंगे ज्यादा कीमत पर खरीदने के लिए, जिन्होंने खरीदने घर से नियत बना के आए हैं खरीद कर ही लेकर जानी है। तो दोनों जगहों से फायदा हो गया। इसका मतलब है एक मार्केट इन इलास्टिक है तो कीमत ज्यादा भी रख लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक मार्केट इलास्टिक है वहां पर कीमत कम कर दें तब भी वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये इन इलास्टिक मार्केट में और इलास्टिक मार्केट में दो चीजों का फायदा उठाता है मोनोपोलिस्ट, दो चीजों का फायदा उठाता है मोनोपोलिस्ट। इसकी वजह से जहां पर कीमत ज्यादा है वहां पर ज्यादा कीमत का मुनाफा उठा रहा है, और जहां पर कीमत कम है वहां पर ज्यादा क्वांटिटी बेचकर मुनाफा कमा रहा है, तो दोनों का नेट प्रॉफिट जमा कर ले उसको बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। ये फर्क था इलास्टिसिटी और डिमांड का दोनों मार्केटों में, ठीक है बेटा। उसके बाद हम आ जाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मोनोपोली कैसे इन्वॉल्व होती है, ये तो हो गया। हाँ यही तो हम शर्त कह रहे हैं बेटा, यही तो हम शर्त कह रहे हैं कि ये होनी मोनोपोली चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली सिर्फ आपको वापडा की एग्जांपल मिलती है, पीआईए की एग्जांपल मिलती है, पाकिस्तान रेलवे की एग्जांपल मिलती है, इसके अलावा आपको मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आएगी, ठीक है। मोनोपोली में ऑनर वन होता है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ऑनर एक है, जैसे जे डॉट की बात करें, जे डॉट कह दें, इसी तरह अगर हम कोई भी बड़े ब्रांड की बात कर लें तो जे डॉट भी अकेला नहीं है, उसके मार्केट में बेशुमार कंपेटिटर हैं। तो हमने शर्त उसी की बात करनी है, वापडा की एग्जांपल इसीलिए तो ली थी कि यहाँ पर एक ही सिंगल सेलर है जो मुख्तलिफ मार्केटों को रेट डिफरेंट दे रहा होता है। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है। तो ये ओलिगोपोली के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस करना है। नेक्स्ट बेटा अब ओलिगोपोली को डिस्कस करते हैं, इसमें डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ओलिगोपली क्या होती है? ओलिगोपली क्या होती है? अ इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय फ्यू लार्ज सप्लायर्स, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर चंद लोग हैं। अब जरा मैं सबके साथ कंपैरिजन करने लगा हूं। परफेक्ट कंपटीशन में कितने लोग होते हैं? परफेक्ट कंपटीशन में कितने लोग होते हैं? बायर कितने होते हैं? सेलर कितने होते हैं? किसी को याद है इसके फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के? ये पेपर में आना है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में कितने खरीदार होते हैं, कितने बेचने वाले होते हैं? जी, अशर ने बताया, बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल ने भी ठीक बताया। लार्ज, बिलाल ने भी ठीक बताया। बेटा परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अच्छा, मोनोपोली में क्या होता है? सिंगल सेलर। ठीक है, अच्छा सिंगल सेलर कह दें। मैं बायर की लिस्ट खत्म कर रहा हूँ, सिर्फ हम बात कर रहे हैं सेलर की हवाले से। तो इसका मतलब है इसमें कितने सेलर होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। अच्छा, ओलिगोपली में क्या होते हैं? फ्यू सेलर्स। अब इन दोनों में फर्क कैसे करेंगे? लार्ज नंबर का तो पता है, कोई 100 200 300 सेलर होगा। फ्यू सेलर कैसे डिसाइड करेंगे? यहां पर हमने एक लिमिट फिक्स की हुई है, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 20 लोग होंगे तो हम कह देंगे ये फ्यू सेलर है। तो इसका मतलब ये हुआ ओलिगोपली में कितने सेलर्स होते हैं? ओलिगोपली में फ्यू सेलर्स होते हैं जिसकी तादाद 2 से लेकर 20 के दरमियान होगी। क्लियर है बेटा? याद रहेगी बात। वापस आते हैं ओलिगोपली की डेफिनेशन, ये देखें। ऑफन टू और मोर बट नॉट मोर देन 20, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 20 लोग। ठीक है, उसके बाद आपने एग्जांपल देनी है। उसके बाद एग्जांपल है, एग्जांपल में बिग 4 फर्म्स हैं। एग्जांपल में बिग 4 फर्म्स हैं, कौन कौन सी बिग 4 फर्म्स कौन सी हैं? ठीक है, केपीएमजी का नाम सुना है आपने, डिलाइट का नाम सुना है, अर्नेस्ट यंग, ये खैर बाहर की हैं फॉरेन फर्म्स। तो ये जितने भी आपकी फ्यू फर्म्स हैं, चले इसको भी छोड़ें आप। ये आपकी जो शैम्पू मार्केट है, डिटर्जेंट मार्केट है, ये इसकी एग्जांपल है फ्यू सेलर। इसी तरह आपकी कम्युनिकेशन मार्केट है, जैसे मोबाइल सिम बेचने वाले कितने लोग हैं? कम्युनिकेशन वाले कितने लोग हैं? कोई 5-6 लोग होंगे मेरे ख्याल से। जैज वारिद एक हो गया, यूफोन है, जोंग है, इस तरह कोई मेरे ख्याल से गिनती के 8-10 लोग होंगे। तो ये ओलिगोपली में आती हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल पर आप आ जाएं तो ये जितने भी आपके सर्फ बेचने वाले लोग हैं, डिटर्जेंट बेचने वाले लोग हैं, ये भी किस में आते हैं? ये भी ओलिगोपली में आते हैं, फ्यू सेलर्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप फ्यू सेलर के वाले से बात करते हैं कि चंद लोग होंगे 2 से लेकर 20 तक। इसी तरह जितने भी आपके ये जो आते हैं रेस्टोरेंट्स आते हैं, ये मैक्सिमम 5 स्टार तक होते हैं ना, 1 स्टार है, 2 है, 3। इसी तरह जो डीलर हजरात हैं जो स्पेयर पार्ट बेचते हैं गाड़ियों के या बाइक के, वो भी डिफरेंट होते हैं। 1S है, 2S है, 3S है, 4S है। तो उनके पास कैटेगरीज होती हैं। तो इसका मतलब है ये भी किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? ये भी 2 से 20 तक कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ओलिगोपली की ये 3-4 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से, जो मैंने भी आपको मेंशन की है। ठीक है, उसने एक और एग्जाम्पल भी दी हुई है, कमर्शियल एयरक्राफ्ट। 2 लोग होते हैं, बोइंग और एयरबस, पीआईए में भी 2 चीजें चल रही होती हैं। तो डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद उसकी एग्जांपल्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ये जरा समझने वाले हैं, थोड़े से टेक्निकल हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश करते हैं समझाने की। फीचर्स ऑफ ओलिगोपली क्या होते हैं? आप फीचर के वाले से बेटा देखें तो पहले नंबर पर है फ्यू सेलर्स मार्केट। फ्यू सेलर मार्केट इसका मतलब है चंद लोग होते हैं, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। लेकिन वो चंद जो फर्में होंगी वो लार्ज फर्म होंगी, वो बड़ी फर्म्स होंगी। अब देख लें जैज वारिद, यूफोन, जोंग, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, लाखों के हिसाब से कस्टमर हैं, बल्कि करोड़ों के हिसाब से कस्टमर है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझ लें इसको। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? एक फर्म का जो डिसीजन है वो दूसरे फर्म पर डिपेंड कर रहा होता है। एक फर्म का जो डिसीजन है वो दूसरी फर्म पर डिपेंड कर रहा होता है, इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। जैसे
पेप्सी का जो डिसीजन है वो कोक पे डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह कोई पैकेज अगर एक निकालता है, जैसे यूफोन वाले पैकेज निकालते हैं, जैज वाले भी पैकेज निकाल देंगे, या बाकी भी इस तरह के देखा देखी पैकेज, तो जितनी भी फर्म्स होती हैं चूंकि थोड़ी होती हैं, इसलिए इन दोनों का एक दूसरे पर बहुत ज्यादा असर होता है। एक बंदा कीमत कम करता है, उसके साथ ही दूसरा बंदा भी कीमत को कम कर देगा। ठीक है। ये एक पॉइंट है, बच्चे ने पूछा है हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशियो क्या होती है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? थोड़े लोग हैं मगर उन्होंने ज्यादा मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। थोड़े से लोग हैं लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं कम लोग अगर ज्यादा मार्केट को कैप्चर करेंगे तो इसको हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशियो कहते हैं। जैसे मैंने भी एग्जांपल दी थी कि करोड़ों के हिसाब से इन्होंने कस्टमर कैप्चर किए हुए हैं, जितनी भी सिम्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम वाले हैं, इसको कहते हैं हाई कंसंट्रेशन रेशियो। होंगे कम लोग लेकिन ज्यादा कस्टमर को कैप्चर किया होगा। तीसरे नंबर पे मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट। आप देखेंगे हैं थोड़े से लोग लेकिन ये एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। जगह जगह पर आप इनके इश्तेहार देख रहे होते हैं, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, टीवी पे। ठीक है। उसके बाद है इनसाइड कंपटीशन, आउटसाइड एग्रीमेंट। इनसाइड कंपटीशन का मतलब क्या होता है? पहले तो इसको समझा दूं। इनसाइड कंपटीशन का मतलब है अक्सर बात ना ये आपस में मुआहदा कर लेते हैं। आपको शायद याद होगा कि उसने नाम मेरे जहन से निकल गया, चीफ जस्टिस था, उसने कहा था कि जी 100 रुपए का कार्ड लोड करेंगे तो 100 रुपया ही आएगा आपको। हर बंदे ने 100 रुपया देना शुरू कर दिया, यूफोन वालों ने भी, जोंग वालों ने भी, और इन्होंने भी, जैज वारिद वालों ने भी। क्या हुआ? बेसिकली उनका एग्रीमेंट हुआ था कि ठीक है, सारे बंदे, साकिब निसार, हाँ मेरे नाम जेन से निकल गया था, तो वो कहते थे कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया था कि हर आपको 100 का 100 ही मिलेगा। तो ये आउटसाइड एग्रीमेंट था, लोगों के लिए एग्रीमेंट था, लेकिन अंदर खाते में उनके आपस में कंपटीशन चल रहा था। चलें इसके और एग्जांपल देते हैं, आसान करता हूँ। आप लोगों ने नाम सुना हुआ है ओपेक? ऑयल जो भी एक्सचेंजिंग कारपोरेशन हैं, जैसे सऊदी अरब है, कतर है, ईरान है, जितने जो पूरी दुनिया को ऑयल प्रोवाइड करते हैं, तेल देते हैं, तो ये ओपेक का मुआहदा है। अक्सर आप सुनते हैं आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, इसलिए हमने भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा। तो ये जो आलमी मंडी में इन्होंने मुआहदा किया हुआ है, ईरान, इराक, ये सऊदी अरब, कतर, मेरे ख्याल से 6-7 इसमें ममालिक आते हैं, बहरहाल उन सारों ने मुआहदा किया हुआ है यार हमने इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता नहीं करना है। एक बंदा महंगा करता है, एग्रीमेंट पे साइन करवाता है कि यार तुम सारे महंगा करो, महंगा हो जाता है। एक बंदा थोड़ा सी कीमत कम करता है, सारे कीमत एग्रीमेंट साइन करते हैं। इसको कहते हैं आउटसाइड एग्रीमेंट, कि जानबूझकर वो कीमत को एक लेवल तक ले आते हैं। ठीक है, और ये इंटरनेशनल प्राइस होती है। ये मैं बता रहा हूँ आउटसाइड एग्रीमेंट, इन्होंने आउटसाइड एग्रीमेंट किया होता है, लेकिन अंदर खाते में हर एक की यही कोशिश है, ईरान की, इराक की, कतर की, सऊदी अरब की, यही कोशिश है कि मेरे से तेल ज्यादा खरीदे, पाकिस्तान मेरे से खरीदे, इराक कहता है मेरे से पाकिस्तान खरीदे, सऊदी अरब कहता है पाकिस्तान मेरे से खरीदे। तो अंदर खाते में इनका कंपटीशन चल रहा है, लेकिन बाहर कीमत के हवाले से इनका मुआहदा चल रहा है। आप यूं कह सकते हैं क्वांटिटी के लिहाज से इनका आपस में कंपटीशन होता है, प्राइस के लिहाज से इनका एग्रीमेंट होता है। तो ये दो बातें होती हैं खास तौर पर इस तरह के मुआहदों में। अभी पढ़ते भी हैं ये मुआहदे कैसे होते हैं। ये पॉइंट कंप्लीट नहीं लिखना, इसमें सिर्फ पहली 2-2 लाइनें लिखनी है आपने। ये जितने भी बता रहा हूँ ना, इसमें सिर्फ आपने एक एक 2-2 लाइन लिखनी है बस। हाइडिंग सेम होनी चाहिए, अंदर मटेरियल आपने 1 से 2 पॉइंट का लिखना है। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन साइज ऑफ द फर्म। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है हर फर्म एक जैसी नहीं है, कोई बड़ी फर्म है, कोई छोटी फर्म है, कोई ओल्ड फर्म है, कोई न्यू फर्म है। तो यहाँ पर फर्म एक जैसी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपस में मुआहदा कर लेती हैं। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली मार्केट, ये मैं सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा था? परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा था? परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा था? कांस्टेंट था? नहीं, हॉरिजॉन्टल था।
हॉरिजॉन्टल उसको कहते हैं ना। तो मैं बना भी देता हूँ ताकि ये एमसीक्यू उसने आई कैप ने पूछा हुआ है। क्यू इधर कॉस्ट और रेवेन्यू थे, ये होता है एआर कर्व, क्योंकि एआर को कहते हैं ना डिमांड कर्व। मोनोपोली में कैसा था, मोनोपोली में कैसा था, नेगेटिव स्लोप, क्यू कॉस्ट और रेवेन्यू। अच्छा अब ओलिगोपोली की बात करेंगे। ओलिगोपोली में नो स्पेसिफिक पैटर्न, ओलिगोपोली में कोई डिमांड कर्व होता ही नहीं, स्पेसिफिक नहीं होता, मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इस वजह से परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल होता है, मोनोपोली में नेगेटिव स्लोप होता है, और ओलिगोपोली में कोई खास पैटर्न नहीं होता। यही पैराग्राफ पढ़ लें जरा। सिंस अंडर ओलिगोपोली एग्जैक्ट बिहेवियर पैटर्न ऑफ प्रोड्यूसर कैन नॉट बी ascertained with certainty, the demand curve cannot be drawn accurately and with definiteness। यानी आप यकीनी डिमांड कर्व बना ही नहीं सकते। क्यों, कोई वजह बता सकता है? अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, एक बंदे का बिहेवियर देखकर ना दूसरी फर्म अपना बिहेवियर चेंज कर देगी। इस वजह से यहाँ पर कोई खास पैटर्न नहीं होता, कोई खास डिमांड का तरीकाकार नहीं होता। दूसरे को देखना है, अपनी लाइन चेंज कर देनी है। इस वजह से यहाँ पर डिमांड कर्व नहीं होता। तो ये एमसीक्यू उस पेपर में आया हुआ था कि जो डिमांड कर्व होता है ओलिगोपोली मार्केट में वो क्या होता है। इसकी ऑप्शंस थी हॉरिजॉन्टल, नेगेटिव, जीरो या नो स्पेसिफिक पैटर्न। तो नो स्पेसिफिक पैटर्न को हम लोगों ने टिक करना था। ठीक है, 6 पॉइंट है। 7 पॉइंट, नो यूनिक पैटर्न ऑफ प्राइसिंग बिहेवियर। जाहिर बात है अगर डिमांड का बिहेवियर नहीं है, क्योंकि प्राइस कहाँ पे फिक्स होती है, डिमांड पे। अगर प्राइस का भी डिमांड का बिहेवियर नहीं है तो कीमत का बिहेवियर भी नहीं होगा, कीमत का बिहेवियर भी नहीं होगा, ना कीमत का बिहेवियर होगा ना ही डिमांड का बिहेवियर होगा। ये वही उसने एग्जांपल दी है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कारपोरेशन कंट्रीज, ये उसकी एब्रीवेशन है। ओपेक क्या होता है। 8वां पॉइंट, बैरियर इसमें भी होते हैं। अच्छा वापस आते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में बैरियर थे, परफेक्ट कंपटीशन में बैरियर थे मोनोपोली में, यस मोनोपोली में बैरियर थे। ओलिगोपोली में इसमें बैरियर होते हैं जरूर हैं, मगर किसी फर्म का आना नामुमकिन नहीं होता, इम्पॉसिबल नहीं होता। तो ये देखिए आप पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना साथ साथ आपको, जैसे जैसे अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं पिछले पॉइंट भी साथ साथ रिवाइज कर रहा हूँ आपके कि रिकॉल होते जाए। तो कोई खास पैटर्न नहीं होता इसमें बैरियर्स का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, मर्जर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मर्जर। मर्जर क्या होता है, मर्जर क्या होता है। मर्जर का मतलब ये होता है जैसे ये उसका मर्जर हुआ है वारिद का और जैज़ का। थोड़ी सी फर्म्स थी लेकिन उसके बावजूद इनका मर्जर हो गया। फैसल बैंक का और जेएसबी बैंक का, जेएसबी बैंक, ये इनका मर्जर हो गया। तो ये मर्जर होते हैं, आप कहीं पर नहीं सुनेंगे, परफेक्ट कंपटीशन में मर्जर नहीं सुनेंगे। जब भी मोनोपोली में तो खैर कोई कंपेटिटर ही नहीं होता, हमेशा मर्जर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है ओलिगोपोली में। मर्जर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है ओलिगोपोली में। क्लियर है बेटा, याद रहेगी बात। नेक्स्ट पॉइंट है होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड। हाँ फिर ये आपसे सवाल पूछता हूँ, परफेक्ट कंपटीशन में कौन सी गुड्स होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स कौन सी होती हैं, होमोजीनियस। इसमें होमोजीनियस गुड्स होती हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या मतलब होता है, एक जैसी, सेम, सेम प्रोडक्ट्स होती हैं। मोनोपोली में क्या था, हेट्रोजीनियस, मुख्तलिफ। और ओलिगोपोली में क्या होती हैं, दोनों किस्म की होती हैं। इसमें होमोजीनियस भी होती हैं और इसमें हेट्रोजीनियस भी होती हैं। ठीक है, ये दो किस्म के इसमें कॉन्सेप्ट हैं, होमोजीनियस भी और हेट्रोजीनियस भी। ठीक हो गया बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट देख लें। हाँ जैसे हमने एग्जांपल दी थी 21 कैरेट का गोल्ड है, 24 कैरेट का गोल्ड, 21 कैरेट के गोल्ड की बात करते हैं नॉर्मली हम लोग, तो सेम ही है सबके पास। तो ये भी पॉइंट देखें, तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो बाकियों से मिलते ही जुलते ही हैं।
इसलिए हेडिंग याद रखनी है आपने। लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, यहां पर लोगों का इल्म नहीं होता, यहाँ पर लोगों को इल्म नहीं है। जैसे मैं शुरू से ही जो सिम इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे किसी दूसरे के पैकेज का पता ही नहीं होगा, या मेरा जो अकाउंट है वो एक बैंक में है, मुझे किसी दूसरे बैंक में जो फैसिलिटीज मिल रही हैं मुझे उसका नहीं पता होगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है आपके पास। मेरा जो अकाउंट है, मैक्सिमम मेरा एक बैंक में अकाउंट है, जो सैलरी आती है, मुझे नहीं पता दूसरे बैंक वाले क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, गाड़ी का रेशो क्या है उनका, घर देने का रेशो क्या है उनका, लोन देने का रेशो क्या, मुझे नहीं पता। इसलिए यहां पर मार्केट इंफॉर्मेशन की कमी होती है। नेक्स्ट, उसकी टाइप्स आ जाती हैं। ये 11 पॉइंट देख लें, ये 11 पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई 2 पॉइंट पूछेगा, सारे नहीं पूछ सकता वो। फीचर ऑफ ओलिगोपोली में कोई से 2 पॉइंट कहेगा। एक कॉलेज में है तो किसी दूसरे कॉलेज का नहीं पता। क्लियर है बेटा, याद रहेगी बात। बस ये टॉपिक आखिरी है, क्लूसिव और नॉन क्लूसिव, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ओलिगोपोली वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें जरा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, एक होती है क्लूसिव, और एक होती है नॉन क्लूसिव। जो क्लूसिव होती है ना, इसमें एग्रीमेंट होता है, नॉन क्लूसिव में कोई एग्रीमेंट नहीं होता। ये जो थोड़ी सी फर्म्स हैं जितनी, क्योंकि ओलिगोपोली कौन सी होती है, ओलिगोपोली का मतलब ही यही होता है, फ्यू फर्म्स। ये जितनी थोड़ी सी फर्म्स हैं, अगर ये आपस में मुआहदा कर लें, अगर ये आपस में एग्रीमेंट कर लें, तो इसको हम कहते हैं क्लूसिव ओलिगोपोली। क्लूसिव का एक और नाम भी होता है, इसको कहा जाता है कार्टल। कार्टल का मतलब यही होता है मुआहदा, कि ये मुआहदा बना लेती हैं। अच्छा, न्यू नॉन क्लूसिव, इसका मतलब ये होता है किंग डिमांड। तो ये दो दो नाम होते हैं, ये दो दो नाम होते हैं। एक और भी नाम भी लिख देता हूँ, स्विजी मॉडल। ये 3 नाम होते हैं, नॉन क्लूसिव भी कहा जाता है, किंग डिमांड भी कहा जाता है, स्विजी मॉडल भी कहा जाता है। ये तीनों में से किसी एक नाम से पेपर में आ जाएगा, तीनों में से किसी एक नाम से पेपर में आ जाएगा। इसी तरह इसके 2 नाम होते हैं, क्लूसिव भी कहा जाता है और इसको कार्टल भी कहा जाता है। नाम इसलिए बताता हूँ क्योंकि अक्सर आपको सवाल के जवाब पता होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता ये टॉपिक कौन सा है, तो उसके लिए आपको चीज़ बताइए ये किस किस नाम से पूछे जा सकते हैं। अब पहले हम क्लूसिव की बात करने लगे, ये है क्लूसिव। क्लूसिव ओलिगोपोली क्या होती है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पहले नंबर पे डेफिनेशन, इसको कह लें ए डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी, ये 4 लाइनें उसकी डेफिनेशन है। क्लूसिव ओलिगोपोली क्या होती है, क्लूड, क्लूड का मतलब क्या होता है, मुआहदा करना। इन ओलिगोपोलिस मार्केट फर्म में अटेम्प्ट टू क्लूड, अल्फाज देखें, इंग्लिश देखें, ऐसी लिखनी है। क्लूसिव ओलिगोपोली आर रेयर इन प्रैक्टिस, हकीकत में ये बहुत कम होती हैं, ये सिर्फ याद रखना है, लिखना नहीं है। क्लूसिव ओलिगोपोली प्रैक्टिस में बहुत कम है, चंद नाम आपको जिक्र में मिलेंगे। और दूसरा ये पॉइंट 1 है, इसको कह दें नोट, बल्कि ये नोट 1 क्या कहना है, छोड़ें, इसको आप ये लिख दें, ये दोनों पॉइंट्स जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल में नहीं लिखने आपने, सवाल में आप लोगों ने नहीं लिखने, बस ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है वो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रेंथ, ये भी हेडिंग आई हुई है पेपर में,
स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा? ये कब कामयाब होगा, मुआहिदा कब कामयाब होगा? ये उस वक्त कामयाब होगा अगर ये शर्तें पूरी होंगी। थोड़े से सेलर हों, उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता हो एक दूसरे की, प्रोडक्शन टेक्निक सेम हो, प्रोड्यूसर एक जैसी चीजें बेच रहे हों, डोमिनेंट फर्म, ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पुरानी फर्म होती है जिसको हम डोमिनेंट फर्म कहते हैं। मार्केट में जब हम जाते हैं हम उसको कहते हैं यार ये सर्फ दे दें, ये वाला सर्फ दे दें। हालांकि सर्फ एक नाम है, ब्रांड का नाम है, हकीकत में इसको डिटर्जेंट कहा जाता है, लेकिन चूंकि वो बड़ी पुरानी फर्म है और उसी के नाम से चल रहा है चीज। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, हम मार्केट में जाके कहते हैं कि जी पैम्पर दे दें। पैम्पर एक ब्रांड का नाम है, हकीकत में इसको डायपर कहते हैं। कुछ ब्रांड इतने मशहूर हो जाते हैं कि वो उसी के नाम से वो चीज़ चल रही होती है। इसी तरह अगर हम चिप्स की बात करें तो हम कहते हैं लेस दे दें, हालांकि एक ब्रांड कोई इसका डिफरेंट भी होगा। तो डिटर्जेंट की एग्जांपल ले लें, पैम्पर की एग्जांपल ले लें, लेस की एग्जांपल ले लें, इन सब में एक ही बात है, ये डोमिनेंट फॉर्म है। हकीकत में पैम्पर नहीं है, हकीकत में डाइपर है। हकीकत में सर्फ नहीं है, हकीकत में डिटर्जेंट है। इसलिए कुछ फर्में डोमिनेंट होती हैं, इतनी पुरानी फर्म्स होती हैं कि उन्हीं के नाम से ब्रांड चल रहा होता है। ठीक है, इसी तरह मैकडोनल्ड, ये जितने भी जो फास्ट फूड वाले हैं, ये किसको कॉपी करते हैं? केएफसी को। केएफसी से उन्होंने अपने अपने नाम बना दिए हैं, बीएफसी है, जो एमएफसी है, जो भी इस तरह के उन्होंने नाम बना दिए। तो बेसिकली ये ब्रांड बन गया केएफसी। इस तरह डोमिनेंट फर्म कोई ऐसी फर्म जो बहुत पुरानी फर्म है, उसको कहते हैं डोमिनेंट फर्म। बाकी सारी फर्में उसको कॉपी करेंगी, जो नई फर्म्स हैं उसको कॉपी करेंगी, इसको हम कहते हैं वो डोमिनेंट फर्म है। ठीक है, 6 पॉइंट, देयर आर सिग्निफिकेंट बैरियर ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। ये तो हमने पढ़ा था कि न्यू फर्म के लिए बैरियर्स होते हैं। मार्केट स्टेबल, नो प्राइस वॉर, कीमत की जंग नहीं होती, क्योंकि आपस में इन्होंने मुआहदा किया होता है। ओपेक का देख ले मुआहदा है आपस में ना, तेल का, तो इसमें कोई जंग नहीं होती, इसीलिए कोई भी दुश्मन नहीं होता इनका। ये सारे कंपेटिटर आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि इन्होंने मुआहदा किया हुआ है। जंग उस वक्त शुरू होती है अगर मुआहदा टूट जाए तो, या इनमें से कोई एक बंदा मुआहदा तोड़ दे तो जंग शुरू हो जाएगी। आखिरी इसका पॉइंट है, नॉन इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट टू हिंडर क्लूजन, गवर्नमेंट भी इसको इंटरवेंट नहीं करती। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका आपस में एग्रीमेंट होता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट लीगल होता है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल होता है? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं होता। इस वजह से इसको हम कोर्ट में जाके प्रूव भी नहीं कर सकते, इसलिए हम कोर्ट में जाके इसको प्रूव भी नहीं कर सकते। तो ये अंदर खाते की गेम होती है, जिसको हम कहते हैं कागजी, अंदर कागज में फिट हुआ हुआ है। ठीक है, जिसको तो हम प्रोड्यूसर का आपस की गेम कह सकते हैं। ये भाई गेम है इन दोनों की, पेप्सी और कोक की गेम है। तो ये गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन कर ही नहीं सकती। उनको क्या पता इन दोनों ने आपस में क्या मुआहदा किया हुआ है। गवर्नमेंट उनको कहेगी यार तुम दोनों की सेम प्राइस क्यों है, वो कहेंगे भाई चाह सेम है, कंपेटिटर है इसलिए सेम है। इस मुआहदे का किसी को पता चल ही नहीं सकता। इस वजह से ये मुआहदा तोड़ भी देंगे तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। लेकिन अगर जब तक मुआहदे पे कायम रहेंगे, जब तक मुआहदे पे कायम रहेंगे, दोनों फर्मों को फायदा होगा। जितनी भी फ्यू फर्म्स हैं उन सबको फायदा होगा। इस वजह से ये कार्टल तोड़ते नहीं है, मुआहदा तोड़ते नहीं है। 2 पॉइंट पढ़ाए हैं मैंने भी, डेफिनेशन क्या होती है ओलिगोपली की, और दूसरे शर्त मैंने बताई है स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, आपस में कंपटीशन होता है क्वांटिटी के लिहाज से बिलाल। उनकी कोशिश ये होती है कि जी मैं चीज़ें ज़्यादा बेचूं, तो ये उनका क्वांटिटी के लिहाज से कंपटीशन चल रहा होता है। बस ये इसकी डायग्राम पढ़ के फिर ब्रेक लेते हैं, ये डायग्राम बस पढ़ लें फिर ब्रेक करते हैं। स्ट्रेंथ हो गई। ये डायग्राम बहुत आसान सी डायग्राम है और पेपर में आने के चांसेस भी हैं इसके। ये वही डायग्राम है जो सप्लाई और आपने डिमांड वाली पढ़ी। एक साइड पर क्वांटिटी रख ली है, एक साइड पर प्राइस रख लिया, फिर एक जगह पे सप्लाई है, एक जगह पे डिमांड है। तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ पर आ गया? ये इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। अच्छा, अब बन गया कार्टल। क्या बन गया? कार्टल, मुआहिदा हो गया। अब उनके दरमियान मुआहिदा हो गया, जैसे जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कारपोरेशन हैं वो आपस में मुआहिदा कर लेती हैं। मुआहिदा होता क्या है? उन्होंने मुआहिदा कर लिया भाई, हमने इतनी चीज बेचनी है, हमने इतनी चीज बेचनी है, मुआहिदा हो गया।
मुआयदा हो गया। ये जो कीमत फिक्स हुई है ये मुआयदे से हुई है, हालांकि अच्छी भली मार्केट में ये चीजें बिक रही थी इतने की, अच्छी भली इतने की चीजें बिक रही थी, लेकिन उन्होंने आपस में मुआयदा कर लिया कि भाई हमने इतनी बेचनी है बस, अब हमने काम नहीं करनी, बस बात खत्म होगी। तो ये जो कार्टल प्राइस है, ये जो कार्टल प्राइस है ये कब फिक्स हुई देखें, अब ये कार्टल प्राइस फिक्स हो गई, जानबूझ के उन्होंने क्वांटिटी कम बेचना शुरू कर दी है, मार्केट में शॉर्टेज कर दी है जानबूझ के। जैसे ही कीमत कम करेंगे, जैसे ही कीमत को कम करेंगे तो देखें उनकी कीमत बढ़नी जाएगी। ये होता है मुआयदा। आपको शायद इलम होगा, रिसेंटली पिछले 3-4 महीनों पहले की बात है, जो पेट्रोल वालों ने आपस में मुआयदा कर लिया था। गवर्नमेंट ने पेट्रोल सस्ता किया, लेकिन सारे पेट्रोल पंप ने आपस में मुआयदा कर लिया यार असं पेट्रोल ही नहीं बेचना। आपको पेट्रोल ही नहीं मिल रहा था, सिर्फ पीएसओ दे रहा था और अटक वाले दे रहे थे, इसके अलावा पूरे पेट्रोल पंप बंद हुए हुए थे। ये उन्होंने जानबूझकर क्वांटिटी शॉर्ट कर ली थी, हालांकि हकीकत में कोई शॉर्टेज नहीं थी। तो ये उनका आपस में मुका था, इसको कहते हैं कार्टल प्राइस। इसलिए ये बहुत कम देखने में आती है, यही तो उसने लिखा हुआ था, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम होती है, इस तरह के मुआहदे बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसी तरह चीनी माफिया देख लें, जो चीनी वाला माफिया बैठा हुआ है, कीमत कम होती है, गवर्नमेंट कहती है जी इतनी चीज, इतने की चीनी बेचनी है, मार्केट से चीनी गायब हो जाती है, मार्केट में चीनी मिलती ही नहीं है, मजबूरन क्या करना पड़ता है, कीमत बढ़ानी पड़ती है। जब कीमत बढ़ जाती है चीनी फटाफट आ जाती है, ये कहां से आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्लूसिव ओलिगोपली में मुआहदे होते हैं आपस के, इस मुआहदों की वजह से जानबूझकर क्वांटिटी कम बेची जाती है ताकि मुनाफा ज्यादा मिले, ताकि बेनिफिट आपको ज्यादा हो। क्लियर है बेटा, तीन बातें पढ़ी हमने, तीन बातें हमने डिस्कस की हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये डायग्राम है। पहले नंबर पे क्या पढ़ा था, डेफिनेशन, दूसरे नंबर पे स्ट्रेंथ, तीसरे नंबर पे डायग्राम। बस इसका आखिरी पॉइंट पढ़ने लगे हैं, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्राइस कार्टल। सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्राइस कार्टल, इनका कार्टल कब कामयाब होगा कब फेल होगा। ये कार्टल हमने कहते हैं ना मुआहदा, इनका मुआहदा कब कामयाब होता है, इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करनी है, बस ये पॉइंट लिखने हैं बुलेट्स की शक्ल में, ये पॉइंट्स लिखने हैं आपने बुलेट्स की शक्ल में बस। ये आखिरी पॉइंट है, उसके बाद ब्रेक करते हैं। 1 2 3 4। ये मुआहदा कब कामयाब होता है, ये मुआहदा कब कामयाब होगा। पहली शर्त क्या है, कंट्रोल होना चाहिए सप्लाई पर। अगर आपका सप्लाई पर कंट्रोल ही नहीं है, जैसे ओपेक में ये 5-6 मुल्क ही हैं जिनसे हम पेट्रोल खरीद सकते हैं, ऑयल खरीद सकते हैं, इसके अलावा तो हम किसी से खरीद ही नहीं सकते, इसलिए उनका सप्लाई पर कंट्रोल है तो मुआहदा कामयाब है। अगर सप्लाई पर कंट्रोल नहीं ना है तो मुआहदा कभी भी कामयाब नहीं होगा। क्लोज सब्सिट्यूट, इसका कोई मुतबादिल ना हो, कोई नेमल बदल ना हो, फिर ये कार्टल कामयाब होगा, नहीं तो लोग इसको छोड़ के कोई दूसरी चीज परचेज करना शुरू कर देंगे। द ईज विद विच सप्लाई कैन बी कंट्रोल्ड, सप्लाई को आप कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कीमतों का फर्क हो, कीमतों का फर्क हो। ठीक है, एग्रीमेंट ऑन इंडिविजुअल शेयर, हर फर्म के कोटा फिक्स हो, ऐसा ना हो एक फर्म ने सारा माल बेच दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोटा फिक्स होना चाहिए। कोटा फिक्स होगा तो ही सबको फायदा होगा। जैसे ईरान कहता है कि भाई इतना पेट्रोल मैं बेचूंगा, इतना आप बेचेंगे, इतना आप बेचें, इतना आप बेचें, कहता है ठीक है मुआहदा कर लो, कीमत सेम रहेगी, कीमत कम नहीं करनी, कहता है ठीक है, खबरदार कीमत कम की किसी ने। तो आपस में उन्होंने कोटा फिक्स किया हुआ है, पाकिस्तान को कतर ने देना है, इंडिया को ईरान ने तेल देना है, इस तरह बांग्लादेश, श्रीलंका, पूरी दुनिया के मालिक में उन्होंने मुआहदे किए हुए हैं, और वो सारे मुआहदे ओपेक के जरिए हुए हैं। ये बेटा फेलियर और सक्सेस के पॉइंट्स हैं। ठीक है बेटा, नमाज का ब्रेक करते हैं, 4:30 पे इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, 4:30 पे मुलाकात होती है आप लोगों से, नमाज पढ़ लें, 4:30 पे मुलाकात करेंगे।
जी बेटा, पॉइंट के वाले से हम लोगों ने इसका डिस्कस किया था, यहाँ तक देख लें, कोई मसला है तो पूछ लें। यहाँ तक देख लें जरा, एक मिनट। सबसे पहले ओलिगोपली की डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन में सिर्फ हमने डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद ये लिखना है कितने लोग होते हैं, कम से कम 2, ज़्यादा 20। फिर उसके बाद एग्जांपल दे दिया, फिर फीचर लिखे कि इसमें फ्यू सेलर होंगे, इंटरडिपेंडेंस होती है फर्म्स की, मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट होती है, यानी यहाँ पर चीज़ें बेची जाती हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, ठीक है। इनसाइड कंपटीशन, आउटसाइड एग्रीमेंट होता है, ओपेक की एग्जांपल दी है। फर्म्स बड़ी छोटी होती हैं, एक साइज की नहीं होती। डिमांड कर्व इसमें कोई खास पैटर्न का नहीं होता, प्राइसिंग बिहेवियर भी कोई खास किस्म का नहीं होता। बैरियर होते हैं, लेकिन फर्म के लिए एंट्री नामुमकिन नहीं है। इसमें मर्जर होते हैं, और इसमें दोनों किस्म की अशिया बेची जाती हैं, होमोजीनियस भी और नॉन होमोजीनियस भी। फिर यहाँ पर मार्केट इंफॉर्मेशन की कमी होती है। 2 अप्रोचेज हमने पढ़नी है, एक है कलूसिव। कलूसिव की डेफिनेशन पढ़ी है कि लोग मुआहिदा कर लेते हैं जितने सेलर्स होते हैं, और मुआहिदे के बाद फिर मुआहिदा कामयाब कब होगा, अगर ये 8 शर्तें पूरी हो जाएं। गवर्नमेंट का किरदार कोई ना हो, कीमतों में जो है वो डिफरेंस हो, ठीक है। तो ये सारे इसकी 8 फीचर्स थे कि कब कामयाब होता है। फिर डायग्राम पढ़ी है, डायग्राम के बाद है फेलियर कब होगी, सक्सेस कब होगी। ये 4 शर्तें होंगी तो आप कार्टेल बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते। वो 5 शर्तें आपके सामने हैं। आगे हम पढ़ने लगे हैं नॉन क्लूसिव ओलिगोपली। नॉन क्लूसिव ओलिगोपली, ये बी पार्ट है उसका, बी पॉइंट है। अब नॉन क्लूसिव ओलिगोपली क्या होती है, ठीक है। इसमें मुआहिदा नहीं होता, ये मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूं, आपने लिखना है क्या। इन ओलिगोपली फर्म्स price and output policies are dependent on price and output policy of other oligopoly firms। यहाँ पर मुआहिदा नहीं होता, यहाँ पर मुआहिदा नहीं होता। एक फर्म का जो बिहेवियर है वो दूसरी फर्म पर डिपेंड करता है, इसको हम कहते हैं नॉन क्लूसिव ओलिगोपली, ठीक है। बाकी ये चीजें इसमें यहाँ पर नहीं करनी, और सॉरी यहाँ एक लाइन और लिख दें, अ फर्म कैन नॉट परसू इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी। अपनी स्ट्रेटेजी कोई नहीं होती उनकी, अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। दूसरी फर्म जैसा करेगी उसके मुताबिक ही मार्केट में चीज़ों को सेल परचेज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ नहीं करनी। फिर आ जाती है डायग्राम, मैं इसके भी लेबल कर दूं। पहले नंबर पर है डेफिनेशन, दूसरे नंबर पे इसकी एग्जांपल कोई नहीं होती, दूसरे नंबर पे डायग्राम, ठीक है। अब इसको क्या क्या कहा जाता है मैं ये लिख दूं, वैसे तो मैंने पहले लिखा भी था, तीसरा नाम एक और भी लिख दूं। इसको नॉन क्लूसिव भी कहा जाता है, इसको किंग डिमांड कर भी कहते हैं, इसको स्वीजी मॉडल भी कहा जाता है। ये उस शख्स का नाम था जिसने ये मॉडल प्रेजेंट किया, 3 नामों के साथ इसको जाना जाता है। अब ये डायग्राम जरा समझ लें, इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, प्राइस इंक्रीज प्राइस डिक्रीज। अब जरा डायग्राम समझ लें, ये डायग्राम समझ लें। क्यू इस साइड पर, पी प्राइस आती है, और रेवेन्यू और कॉस्ट आते हैं, सारे रेवेन्यू कॉस्ट इस साइड पर आ जाएंगे। तो रेवेन्यू कॉस्ट और रेवेन्यू जैसे हम मेंशन करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद देखें ज़रा, एक मार्केट ये है, इसको कहते हैं इलास्टिक मार्केट। इसको क्या कहते हैं, इलास्टिक मार्केट। एक मार्केट ये है, इसको कहते हैं इन इलास्टिक मार्केट। जाहिर बात है यहाँ पर कोई मुआहिदा नहीं है, यहाँ पर कोई मुआहिदा नहीं है। इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ये AR1 है,
ये AR2 है। जो AR1 है ना, ये मार्केट वन की है। AR1 का बल्कि मतलब यही होगा, मार्केट वन है, लिखने की जरूरत नहीं है। जो AR1 होगी ना, ये होगी इलास्टिक, ये वाली होती है इन इलास्टिक। डिमांड इलास्टिक होगी तो कर्व ऐसा बनेगा, डिमांड इन इलास्टिक होगी तो कर्व ऐसा बनेगा। अब दोनों किस्म के लोग होते हैं, दोनों चीजें बेच रहे होते हैं, इलास्टिक भी और इन इलास्टिक भी। फिर क्या किया उसने, ये बंदा जो स्विजी मॉडल था, इसने क्या कहा, उसने कहा कर्व एक ही होगा, दो दो कर्व नहीं बन सकते। उसने कहा कर्व एक ही होगा, लेकिन उसने इन दोनों कर्व को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों कर्व को ज्वाइन कर दिया। कैसे ज्वाइन किया, इसका ये वाला हिस्सा रेज कर दिया उसने, इसका ये वाला हिस्सा रेज कर दिया, और एक ही कर्व बना दिया, एवरेज रेवेन्यू कर्व। एक ही कर्व उसने प्लॉट कर दिया, एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये है एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये किसने कहा है, स्विजी मॉडल। उसने कहा था कि डिमांड में किंक होता है, ये इसको किंक बोलते हैं बेसिकली, झुकाव को, बेंट को। वो कहता था किंक, इसी से यहीं से उसका नाम पड़ गया किंक डिमांड कर्व, किंक डिमांड कर्व। यानी ऐसी ही डिमांड कर्व होती है जिसके अंदर झुकाव होता है, जिसके अंदर बेंट होता है। तो ये है एवरेज रेवेन्यू किंक डिमांड कर्व। क्यों, क्योंकि मार्केट में इलास्टिक कमोडिटीज भी होती हैं, इन इलास्टिक भी होती हैं, इस वजह से आपका जो कर्व है दोनों को मिला के ऐसा बनता है। ये स्विजी मॉडल है, नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली है। अब मुझे एक बात आप लोगों ने बतानी है, अभी AR कर्व हम लोगों ने प्लॉट किया, एक मिनट, AR कर्व, ये AR कर्व हम लोगों ने प्लॉट किया, यही कर्व मैं दोबारा बनाने लगा हूं, यही कर्व हम दोबारा भी प्लॉट करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले तो ये कर्व की बात करते हैं ना हम, इसी कर्व की बात करते हैं। इस साइड पर क्यू है, इस साइड पर कॉस्ट है और रेवेन्यू है। अभी आपने देखा कि इसमें किंक होगा, इसमें किंक होगा। किंक का मतलब क्या है, यानी एक AR ऐसे होगा, ठीक है, और उसके बाद एक AR ऐसे होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ये एवरेज रेवेन्यू है। MR हमेशा उसके नीचे होता है, MR हमेशा उसके नीचे होता है। क्या मतलब, आप देखें, इसका MR क्या बनेगा, ये बनेगा, MR हमेशा नीचे होता है ना, तो इसका MR ये बनेगा, और जो रेड वाले कर्व है उसका MR ये बनेगा। MR हमेशा AR के नीचे होता है, ये आपको बात पता है, MR हमेशा AR के नीचे होता है, ये MR है। अब बीच में गैप आ गया, बीच में गैप आ गया किंक वाला, हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से इस कर्व को ज्वाइन कर देते हैं, अपनी तरफ से उस कर्व को ज्वाइन कर दिया। अब ये देखें, ये पॉइंट इधर ज्वाइन हो गया, ये पॉइंट इधर ज्वाइन हो गया। अब मैं एक आसानी के लिए काम कर देता हूं, तो इस तरह MR बनता है, इस तरह MR बनता है, उसी किंक के पैरेलल वो पॉइंट आ जाते हैं। और वो पॉइंट क्यों ऐसे आए हैं, क्योंकि आपको पता है हमेशा AR के नीचे MR बनता है, हमेशा AR के नीचे MR बनेगा, और MR का पॉइंट वही होगा, इसको मैं डॉटेड से शो कर देता हूँ, MR का पॉइंट वही होगा जो किंक डिमांड कर्व का पॉइंट है। तो प्राइस कहाँ पे सेट होती है हमेशा, इधर प्राइस फिक्स होगी, इधर क्वांटिटी फिक्स होगी। तो ये इक्विलिब्रियम है, किसका, ये इक्विलिब्रियम है, किसका इक्विलिब्रियम, ओलिगोपोली मार्केट का। लेकिन इक्विलिब्रियम में MC तो आता है, इक्विलिब्रियम में
MC तो आएगा। अब वो MC कहां से आएगा देख लें, इक्विलिब्रियम में MC कहां से आएगा उसको देखें। अब हमने इसका MC बनाना है। MC हमेशा यहां से गुजरेगा, इसमें कोई एवरेज कॉस्ट नहीं होता, इसमें कोई एवरेज कॉस्ट नहीं होता। बस ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई। ये बेसिकली तीन डायग्राम बनती हैं किंग डिमांड कर्व की। किंग डिमांड कर्व की तीन डायग्राम बनती हैं, डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3। इन तीनों में कोई मसला है तो पूछें। ये स्विजी मॉडल है, यानी उस शख्स ने बताया था कि ये किंग डिमांड कर्व ऐसा होता है, किंग डिमांड कर्व ऐसा होता है, स्विजी मॉडल। ठीक है बेटा, क्लियर है, याद रहेगी बात। यहां तो कोई मसला है तो पूछें, यहां तो कोई मसला है तो पूछ लें, किसी चीज की नहीं समझ आई तो बताएं। हाँ जी, लॉन्ग में 3 बनानी है। अब ये डिपेंड करता है कितने नंबर का सवाल है। अगर ये 4 नंबर का सवाल है तो खाली ये वाली बना दें, बस एक ही बना दें। और अगर उसने ये पूछा है किंग डिमांड कर्व कौन सा होता है तो खाली ये बना दें। ये डिपेंड करता है सवाल पे कि सवाल कैसा आया है। कीमत हमेशा फिक्स उधर होती है जहां पे किंक बन रहा होता है, जहां पे बेंट बन रहा होता है। किंक पर हमेशा प्राइस फिक्स हो जाती है, किंक पर हमेशा प्राइस फिक्स हो जाती है। सिर्फ डेफिनेशन और डायग्राम, ये देखें, ये बारी बारी उसने चीजें बनाई हुई हैं, बारी बारी उसने, इसकी एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन है, डायग्राम है, डायग्राम के बाद तीसरे नंबर पे ये इसकी जो है वो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये लिखने हैं आपने। फोर्थ पे ये वो डायग्राम है जो मैंने ये वाली बनाई हुई है, और ये डायग्राम ये बनी हुई है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कितने नंबर का सवाल आया। तो उसने एक ही कलर से बनाया था, मैंने कहा शायद परेशान हो जाए, इसलिए मैंने मुख्तलिफ कलर करके खुद बना दिए डायग्राम कि ये ऐसे ऐसे बननी है। ये फोर्थ डायग्राम, ये पूरा सवाल है। ओलिगोपली डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डायग्राम। प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जाहिर बात है, मैंने बताया इलास्टिक होता है, नीला कलर इलास्टिक का है और जो रेड कलर है वो इन इलास्टिक है। यही बात उसने भी समझाई हुई है। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं, ये 2 पॉइंट्स। ये उसकी एक्सप्लेनेशन ही है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन ही है। ठीक हो गया बेटा। क्लूसिव और नॉन क्लूसिव ओलिगोपली ये होती है। तो दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफा मैं वापस आता हूँ स्केच पे। क्लूसिव ओलिगोपली जिसमें कार्टेल वाली डायग्राम बनाई है, नॉन क्लूसिव ओलिगोपली जिसमें किंग डिमांड कर वाली डायग्राम बनाई है। और ये दोनों डायग्राम पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो परफेक्ट कंपटीशन आएगा या ओलिगोपली आएगी, दोनों में से कोई एक चीज पेपर में मस्ट है। डिस्क्रिमिनेशन पिछली दफा आ चुकी हुई है, मोनोपोली के चांसेस कम है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं ओलिगोपली और परफेक्ट कंपटीशन के। बस इसका एक आखिरी टॉपिक रह गया है, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। इसका एक आखिरी टॉपिक रह गया है, इसको वाइंड अप करते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं, वो जरा देख लें। ओलिगोपली के फायदे होते हैं और नुकसान होते हैं। फायदा क्या होता है, मेंबर ऑफ एन ओलिगोपली माइट बी एबल टू सेट प्राइस, कीमत खुद डिसाइड की जाती है। ओलिगोपलीज आर एबल टू मेक लार्ज प्रॉफिट, प्रॉफिट ज़्यादा होता है इसमें। बैरियर्स होते हैं, कस्टमर इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कीमतों का। स्टेबल, कीमतें स्टेबल होती हैं यहाँ पर। नुकसानात क्या होते हैं, जब कीमत खुद सेट करते हैं अक्सर का ज़्यादा कर देते हैं। इनोवेशन, यहाँ पर नए लोग मुश्किल से आ सकते हैं क्योंकि हाई बैरियर होते हैं। ओलिगोपली में मार्केट में प्रॉफिट जो होता है वो डिपेंड करता है दूसरे पर, तो इसलिए अगर दूसरे का लॉस हो रहा है तो आपका भी लॉस होगा। ओलिगोपली इंडस्ट्री कैन सफर फ्रॉम प्राइस वॉर, एंड पे अल्टीमेट इनमें जंग हो जाती है, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो ये है उसके डिसएडवांटेजेस। तो टोटल ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। यहाँ तक देख लें, कोई मसला है तो पूछ लें। assumptions दोबारा बता दूं, ये बेटा उसकी assumptions थी, फीचर्स थे। assumptions किसके बेटा, मुजम्मिल, assumptions कौन सी,
नॉन इंक्लूसिव की assumptions, ये उसकी assumptions हैं, यानी एक जगह पे प्राइस इलास्टिक होगी, अपर पोर्शन पे प्राइस इलास्टिक होगी, उससे नीचे जो है वो प्राइस इनलास्टिक होगी। यानी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये इलास्टिक होगा, ये वाला जो है वो इन इलास्टिक होगा। टू कंक्लूड उसने ये बात कही हुई है, और मैंने इसी तरह तो बताया था आपको कि येलो ब्लू कलर से और रेड कलर से, कि ऊपर वाला पोर्शन इलास्टिक होता है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो इन इलास्टिक होता है। अच्छा, assumption ऑफ किंग डिमांड कर, ओके। हाँ, ये एक पॉइंट रह गया था बीच में, कौन सा है, फोर्थ है, इसको लिख लें फिफ्थ। क्या assumption है, क्या assumption है, देयर इज एन एस्टेब्लिश और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्री। एक कीमत होनी चाहिए, प्राइस एक होनी चाहिए, कीमतों में फर्क नहीं होना चाहिए, वरना किंग डिमांड कर काम नहीं करेगा। ईच सेलर एटीट्यूड डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ हिज राइवल। एक बंदे का जो एटीट्यूड है दूसरे पर डिपेंड करता है, पेप्सी का कोक का, कोक पर, कोक का पेप्सी पर। एनी अटेम्प्ट बी वन सेलर टू इंक्रीज सेल्स बाय रिड्यूसिंग प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट विल ट्रिगर अदर फर्म्स विल आल्सो फॉलो इस मूव। एक बंदा कीमत कम करेगा तो बाकी भी कम करेंगे। इफ वन सेलर रेज प्राइसेस, अगर दूसरा बंदा कीमत बढ़ाएगा तो बाकी कीमत नहीं बढ़ाएंगे। कम करने में दोनों साथ चलते हैं, ज्यादा करने में कोई बंदा साथ नहीं चलेगा, क्योंकि उसको उसको पता है मैं कीमत ज्यादा करूंगा तो कस्टमर लूज हो जाएगा। तो इसलिए ये उसके assumptions हैं। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करना है अभी के रहने दें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अभी करना है क्या रहने दें, रहने दें, ओके ठीक है, नेक्स्ट में कर लेंगे इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मिक्स्ड हो जाएगा, ओके बेटा, नहीं करते, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक बाद में करेंगे। अभी तक टोटल आपने 3 पढ़े हैं, टोटल आपने 3 पढ़ लिए हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और एक ओलिगोपोली। एक रह गया बस, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये इंशाल्लाह फिर मंडे को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो क्या होता है। डायग्राम के स्क्रीनशॉट लेने हैं जी बेटा, डायग्राम के स्क्रीनशॉट ले लें। एक मिनट ठहरे, मैं डायग्राम निकाल दूं, उसके स्क्रीनशॉट कर लें आप। ये लें, स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे मंडे को। यहाँ तक अब आपका कंप्लीट है, यहाँ तक आपका कंप्लीट है, और 2 चीज़ें मैं रिवाइज कर दूँ। मंडे को आप लोगों से फिजिकल क्लास में मुलाकात होगी, और उसमें हम लोगों ने ट्यूसडे का टेस्ट रखा हुआ है। पहले टेस्ट मंडे का था, तो अब हमने टेस्ट ट्यूसडे का कर दिया था, जो चैप्टर 4 का पेंडिंग है। चैप्टर 4 का जो टेस्ट पेंडिंग है वो ट्यूसडे को है। ठीक है, थर्ड डायग्राम एमसी के लिए है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, इक्विलिब्रियम की शर्त क्या थी, जहाँ पे एम सी एम आर के बराबर हो जाए। तो एम सी एम आर के बराबर होगा, और एम सी कट करेगा कहाँ पे, एम आर फ्रॉम बिरो। तो ये दोनों शर्तें कहाँ पर पूरी हो रही हैं, इस पॉइंट पर। प्राइस इधर आ गई, क्वांटिटी इधर आ गई, तो ये शर्तें उसी वक्त पूरी होंगी जब एम सी बनेगा। तो एम सी नहीं बनेगा तो हम इक्विलिब्रियम डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हम लोगों ने किंग प्राइस और किंग सप्लाई को, उसको प्राइस और क्वांटिटी को सिलेक्ट किया। ठीक है बेटा, सेकंड डायग्राम में एमसी तो नहीं था बेटा, एम आर है।
सेकंड डायग्राम में एम आर है, एम सी नहीं है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है आप लोगों से। सेम टाइम है 3 to 5। ठीक है, 3 to 5 टाइम है इंशाल्लाह। फिर देख लेंगे नेक्स्ट फर्दर कैसे हमने इसको लेकर चलना है। उम्मीद है माइक्रो मंडे को हमारी वाइंड अप हो जाएगी। फिर एक टेस्ट रख लेंगे जिसमें कंप्लीट माइक्रो का टेस्ट होगा। ठीक है, तो बहरहाल एक दफ़ा पहले 4 चैप्टर का टेस्ट देते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 और फिर कंप्लीट माइक्रो की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।